Part to Indian Constitution. Article 5th to 11th. तो आर्टिकल 5th में क्या कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट मतलब 26 जनवरी 1950 से हम लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे। हम लोग कौन? अगर आप फर्स्ट कंडीशन, अगर आपका जन्म भारत में हुआ हो बाय बर्थ, ठीक है। सेकंड कंडीशन, यदि आपके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, है ना। और तीसरा, संविधान लागू होने मतलब 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले अगर आप इंडिया में आ गए हो, तो हम सभी कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। ऑल राइट, देन लेट्स कम टू आर्टिकल 6। अब मान लो कई लोग जो हैं वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, और वो इंडिया आना चाहते हैं, तो और इंडिया की सिटीजनशिप प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं और वो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत आ गए तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और यदि वो 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो परमिट एक्ट के तहत उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 6 मंथ तक की उन्हें इंडिया में स्टे करना होगा, जिसके बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उन्हें इंडियन सिटीजनशिप देनी है या नहीं देनी है। कुल मिला के आर्टिकल 6 क्या कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहते हों, है ना, तो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर वो आते हैं 19 जुलाई 1948 से पहले। ऑल राइट, नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल 7। देखो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 ना बहुत हद तक की सिमिलर हैं, तो इसको ध्यान से सुनना आप, ताकि आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। तो आर्टिकल 7 क्या कहता है कि मान लो इंडिया से भी कई लोग ऐसे होंगे जो इंडिया से ना खुश होंगे, तो वो पाकिस्तान चले गए होंगे, है ना। लेकिन पाकिस्तान में उन्हें बहुत और भी ज़्यादा गंदा लगा होगा कि यार ये कहाँ ही आ गए, इससे अच्छा तो हमारा इंडिया ही था, तो वो वापस इंडिया आ गए, मान लो की बात, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए भी नियम बनाए गए थे, है ना, जो 1 मार्च 1947 के बाद अगर पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए, है ना, जो इंडियंस 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, लेकिन फिर वह पाकिस्तान से इंडिया वापस आना चाहते हैं और इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर ऐसे लोग 19 जुलाई 1948 के पहले इंडिया आ जाते हैं तो उन्हें भी क्या मिल जाएगी? इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 6 क्या कहता है कि अगर भाई कोई पाकिस्तानी जो है वो इंडिया आना चाहता है तो 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाए, है ना, और अगर आ गया तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। और आर्टिकल 7 क्या कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो इंडियंस जो पहले से ही इंडियंस थे और बाद में पाकिस्तान चले गए, वो भी अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाते हैं अगर इंडिया, तो उन्हें भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। और अगर उसके बाद आते हैं तो वही परमिट एक्ट के तहत उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर 6 महीने रुकना पड़ेगा और फिर भी पक्का नहीं रहेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में होगा कि आपको सिटीजनशिप देनी है या नहीं देनी है। तो आर्टिकल 8 डील्स विद द सिटीजनशिप राइट्स ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, कि मतलब वे भारतीय जिनके मम्मी पापा या दादा दादी या वे खुद भारत से विदेश चले गए हैं, है ना, तो उनके सिटीजनशिप राइट्स को ये आर्टिकल 8 प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। वो हैं तो इंडियन ही ओरिजिन के, है ना, बस वो रिसाइड कर रहे हैं बाहर। अब रिसाइड किन किन कारणों से हो सकते हैं? देखो अगर आप कोई टूरिज्म में गए हो, है ना, अगर आपने मैरिज कर ली हो इंडिया के बाहर, जैसे सानिया मिर्जा, ठीक है, अगर आप एजुकेशन लेने अब्रॉड गए हो, आप जॉब के लिए अब्रॉड गए हो, आप बिजनेस सेट करने के लिए अब्रॉड गए हो, या फिर आप स्टे रहने के लिए अब्रॉड गए हो, ठीक है, तो इन सभी केसेस में आप इंडियन ओरिजिन ही कहलाओगे, है ना, और आपके सिटीजनशिप राइट्स बिल्कुल सिक्योर रहेंगे। लेकिन कब तक? अब ये बताता है आर्टिकल 9।
मतलब इन सब चीज़ों में आपके सिटीजनशिप को कोई भी आँच नहीं आएगी यदि आपने शादी भी कर ली बाहर, है ना। यहाँ की आप लड़का हो या कोई लड़की हो भारत के और आपने यूएसए जाके किसी लड़के या लड़की से शादी कर ली, तब भी आपकी इंडियन सिटीजनशिप जो है ख़त्म नहीं होगी। जैसे सानिया मिर्ज़ा की इंडियन सिटीजनशिप नहीं ख़त्म हुई जबकि उन्होंने पाकिस्तान में शादी कर ली, लेकिन कब ख़त्म हो जाएगी, कब टर्मिनेट हो जाएगी, ये आर्टिकल 9 बताता है हमें। आर्टिकल 9 बताता है कि योर citizenship will be automatically terminated if you have voluntarily acquired citizenship of a foreign state। कि अगर आप टूरिज्म में गए हो, मैरिज कर ली है, ये सब से फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी इंडियन सिटीजनशिप रहेगी। लेकिन अगर आपने यूएसए जाके शादी तो कर ली और फिर वहाँ की ही सिटीजनशिप ले ली, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर दी जाएगी, एंड हो जाएगी आपके इंडियन सिटीजनशिप का। क्यों? क्योंकि ये डुअल सिटीजनशिप को प्रोहिबिट करने के लिए है ना, कि आपके पास यहाँ की भी सिटीजनशिप है, वहाँ की भी सिटीजनशिप है, तो इसको प्रोहिबिट करने के लिए ये जो है आर्टिकल में पावर दी गई है कि यदि आपने बाहर के किसी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे बॉलीवुड स्टार्स हैं कई सारे जिन्होंने कनाडा, ब्रिटेन वगैरह की सिटीजनशिप ली है, तो अगर आप गूगल भी करेंगे उन्हें तो आपको वो उस स्पेसिफिक कंट्री के एक्टर करके बताएगा, इंडियन एक्टर करके नहीं बताएगा, है ना। तो क्योंकि उनकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो चुकी है इसलिए, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल 10। तो आर्टिकल 10 क्या कहता है पहले आप पढ़ लें। Every person who is a citizen of India under any of the provision of this part shall, subject to provisions and law made by Parliament, continue to be such citizens। अब देखो ये क्या कहता है कि अगर इस पार्ट में मतलब पार्ट सेकंड के किसी भी प्रोविजन मतलब किसी भी आर्टिकल के तहत अगर आप इंडियन सिटीजन साबित होता है, आप प्रूफ है आपके पास कि आप इंडियन सिटीजन हैं, तो आप जो हैं आपके भारतीयों की नागरिकता आपकी बनी रहेगी, है ना। कोई आपकी भारतीय नागरिकता छीन नहीं सकता अगर आप पार्ट 2 के किसी भी आर्टिकल के तहत अगर आप इंडियन सिटीजन साबित होते हैं तो, ठीक है। आपको वो सारे अधिकार दिए जाएंगे जो एक भारतीय नागरिक के पास होते हैं, चाहे वो राइट टू वोट है या कोई और, ठीक है। लेकिन आप जो हैं सब्जेक्टेड हैं टू द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, है ना। जब तक पार्लियामेंट आपके खिलाफ या आपके साथ कोई मतलब आपके फेवर में, आपकी सिटीजनशिप के फेवर में या आपके सिटीजनशिप के अगेंस्ट में कोई लॉ नहीं बना देता, तब तक आप क्या हैं भारतीय नागरिकता आपकी बनी रहेगी, है ना। आप मतलब पार्लियामेंट के आप सब्जेक्ट हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट, है ना। कि आप इस पार्ट से अगर किसी भी पार्ट आप पार्ट सेकंड के किसी भी आर्टिकल के तहत अगर इंडियन सिटीजन हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता बनी रहेगी, आपसे कोई ये छीन नहीं सकता, आपको सारे राइट्स ऑफ सिटीजनशिप मिलेंगे और आप सब्जेक्ट रहेंगे पार्लियामेंट के और लॉज सच एज टर्मिनेशन और एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। मतलब ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा आर्टिकल है कि आर्टिकल 10 में मेन बात आपको ये ध्यान रहनी है कि आप अगर पार्ट 2 के किसी भी आर्टिकल से अगर इंडियन सिटीजन हैं तो आप इंडियन सिटीजन ही रहेंगे अनटिल और अनलेस आप पे कोई लॉ नहीं लग जाता, है ना, और आपको इंडियन सिटीजनशिप से रद्द नहीं कर दिया जाता, ठीक है। आपको तब तक पूरे राइट्स मिलेंगे। नाउ आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या बताता है कि जो भी लॉज हैं रिलेटेड टू इंडियन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, उसको बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू सिटीजनशिप किसके पास है? होम मिनिस्ट्री के पास है ना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बात कर रही हूँ। बाकी एनी लॉज रिलेटेड टू टर्मिनेशन और एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, है ना, the power of making these such laws related to citizenship is given to the parliament and the responsibility of a citizenship is given to the home ministry, ठीक है। मतलब लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। जिम्मेदारी किसकी रहेगी? होम मिनिस्ट्री की, ठीक है। तो इसके साथ हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।